मैं जमशेद जी टाटा बोल रहा हूँ। मैं वही जमशेद जी टाटा हूँ जिसने भारत में उद्योग जगत की नींव रखी। मैं वही हूँ जिसने इतना बड़ा टाटा का साम्राज्य खड़ा किया, जो आज छोटी से लेकर हर बड़ी चीज बनाता है। और मेरे प्यारे देशवासी जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इस भरोसे की नींव मेरे द्वारा ही रखी गई। मैं वही हूँ जिसके नाम से आज देश का एक बहुत बड़ा शहर जाना जाता है। मैं वही हूँ जिसने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया, जिसे आज आप ताज होटल के नाम से जानते हैं। मैं वही खुशनसीब दादा हूँ जिसके पोते रतन टाटा को आज भारत का असली भारत रत्न के रूप में जाना जाता है। आज आप अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देखोगे तो उसमें आपको टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो टाटा मोटर्स, अगर आप गहने खरीद रहे हैं तो तनिष्क, और अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो विस्तारा और एयर इंडिया टाटा की है। अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो ताज होटल ग्रुप टाटा का है। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी तो और छोटी से छोटी, अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो उसमें टाटा नमक मिला हुआ है, यानी कि आपको सुई से लेकर हवाई जहाज तक की चीजें टाटा की देखने को मिल जाएंगी। इन सब की नींव मेरे द्वारा ही रखी गई। आज टाटा ग्रुप के अंदर 100 से ज्यादा कंपनीज है। अब इतनी सारी कंपनियां तो पलक झपकते ही खुल नहीं गई होंगी। इन सब का सूत्रधार मैं ही था, और मैंने कैसे अंगारों पर चलकर इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया, आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे साथ वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। मेरे से जुड़े ऐसे कई राज खोलूंगा जिनसे सीखकर हो सकता है आप भी भविष्य में अपना इतना ही बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दें। इस साम्राज्य की कहानी शुरू होती है 1822 में, आज से ठीक 200 साल पहले। गुजरात में पारसी पृष्ठ के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवान जी टाटा। ये एक अलग ही शख्सियत के थे। ये गांव में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनको हमेशा तलब लगी रहती थी कि मुझे इस गांव से बाहर निकलकर कुछ करना है। इसी के चलते महज 20 साल की उम्र में ही ये गुजरात का अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए, कोई अपना खुद का नया कारोबार शुरू करने के लिए। उस वक्त उनके लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय छोटी उम्र में शादी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उनकी बचपन में ही शादी हो गई और महज 17 साल की उम्र में ही मेरा जन्म हो गया। मेरा जन्म 3 मार्च 1839 में गुजरात के ही नवसारी में हुआ, और मेरे पिता मुझे और मेरी माँ को लेकर मुंबई आ गए। यहाँ आकर वो कॉटन के बिजनेस से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना कॉटन एक्सपोर्ट का एक बिजनेस शुरू किया। मेरे पिता चाहते थे कि मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहे, मुझे एक अच्छी शिक्षा मिले। उस समय अच्छी शिक्षा का मतलब अंग्रेजी पढ़ना था। मैं मेरी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करके 14 वर्ष की आयु में ही अपने पिताजी के साथ बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। इस दौरान मेरे पिता को मेरे अंक गणित की बौद्धिक क्षमता का पता चला, तो वे उनसे काफी प्रभावित हुए और मुझे सबसे अच्छी व आधुनिक शिक्षा दिलाने के लिए 17 वर्ष की उम्र में मुंबई एल्फिंस्टन कॉलेज भेजा। यहाँ से मैंने वर्ष 1858 में एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। जैसे ही मेरी डिग्री हुई, मेरे पिता ने मुझे विदेश भेजकर अपना बिजनेस फैलाने का विचार बनाया। उन्होंने मुझे हांगकांग भेजने को कहा और कहा कि वहां जाकर अपने बिजनेस को फैलाओ। आजकल आप सभी के लिए विदेश जाना बहुत ही आसान है। आपको लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखिए ये 1859 था। हवाई जहाज के आविष्कार होने में अभी 55 साल का समय और लगने वाला था। ये वो समय था जब कहीं भी जाने के लिए जहाज से एक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, और उस समय मेरी भी शादी हो चुकी थी और मेरा भी एक बच्चा था। मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था एक दूसरे मुल्क में जाकर अपना बिजनेस फैलाना, लेकिन मेरे अंदर भी एक अलग ही उत्साह था। मुझे व्यवसाय में बहुत ही रुचि थी, जिस कारण मैंने एक सफल व्यवसायी बनने के गुण बहुत ही जल्दी सीखे। इस दौरान मैंने व्यापार की छोटी छोटी बारीकियों को भी समझा। व्यापार के प्रति मेरी मेहनत और लगन को देखकर उनके पिता बहुत खुश थे। अब वे अपना व्यापार भारत के बाहर विदेशों में भी फैलाना चाहते थे। ये उस समय का दौर था जब ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति को दबा दिया। उस समय बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद मैंने एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म की अन्य मजबूत ब्रांच जापान, चीन, यूरोप और अमेरिका में स्थापित की। 29 साल की अवस्था तक मैंने अपने पिता की कंपनी में काम किया।
उसके बाद वर्ष 1868 में मैंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। मैंने मुंबई के पास चिंचपोकली में एक दिवालिया हो चुकी एक ऑयल मिल को खरीदा और उस मिल को कॉटन मिल में बदला और इसका नाम बदलकर अलेक्जेंडर मिल रखा। महज 2 साल बाद ही मैंने इस मिल को बेच दिया और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। उस मिल को बेचने के बाद उससे हुए मुनाफे को मैंने एक नई कॉटन मिल खोलने के लिए मुंबई छोड़कर नागपुर जाने की योजना बनाई और वर्ष 1874 में मैंने नागपुर में एक रुई का कारखाना स्थापित किया। उस जमाने की महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब जीता। मैंने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने कारखाने का नाम एम्प्रेस मिल रखा, जिसमें एम्प्रेस का मतलब महारानी था। जब मैंने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, तब उस दौर में मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था और अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही थी। इसीलिए जब मैंने अपने कॉटन मिल के लिए नागपुर को चुना तो मेरी बड़ी आलोचना हुई। लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया, लेकिन मैंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। एक मारवाड़ी फैन फाइनेंसर ने एम्प्रेस मिल में निवेश के बारे में कहा, ये तो जमीन खोदकर उसमें सोना दबाने जैसा है। दरअसल मैंने नागपुर को 3 कारणों से अपने व्यवसाय के लिए चुना, जिसमें पहला कारण था कि कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में होता था और दूसरा रेलवे जंक्शन वहां से काफी नजदीक था, जबकि तीसरा कारण था पानी तथा ईंधन की प्रचुर आपूर्ति। उस दौरान देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलन को मैंने भी सपोर्ट किया और इस आंदोलन से प्रभावित होकर मैंने अपनी मुंबई की कॉटन मिल को स्वदेशी मिल नाम दिया। जब मैंने नागपुर में कॉटन मिल की शुरुआत की तो ये मेरा कॉटन प्रोडक्शन में पहला अनुभव था और इस समय एक घटना मेरे साथ घटित हुई। इस समय मैंने देखा कि मिल में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो बड़े आलसी हैं। वो छोटे छोटे बहाने बनाकर छुट्टी ले लेते हैं और मैंने देखा कि ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन मिल में पूरी उपस्थिति हो। ऐसी अवस्था में कोई भी बॉस होता तो वो क्या करता? या तो वो अपने मजदूरों को डांट फटकार लगाता या उनको नौकरी से निकाल देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसका एक उपाय निकाला। मैंने इसके पीछे का कारण ढूंढा और मैंने इनके लिए एक रिटर्न प्रोविडेंट फंड बनाया, जिसमें लोगों को नौकरी रिटायरमेंट के बाद भी पैसे मिल सके। सबके लिए मेडिकल बीमा भी करवाया और परिवार के लिए छुट्टियों का प्रावधान भी किया। अपने कारोबार के शुरुआती दिनों में मुझे एक गंभीर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, जिसके कारण कारोबारी साझेदारी प्रेमचंद राय चंद का कर्ज उतारने के लिए मुझको अपना मकान और जायदाद जमीन बेचनी पड़ी। इसके अलावा मेरा सारा पैसा खरीदी स्वदेशी मिल्स में लग गया और मैं आर्थिक संकटों से घिर गया। इसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार सभी संकटों से बाहर निकलते हुए अपने व्यवसाय का विस्तार किया। दोस्तों, यही वो समय होता है जब अपने आप को खुद पर भरोसा करना होता है और अपने आप को पहचान कर जीवन में अपना अगला कदम बढ़ाना चाहिए। हर इंसान का कोई ना कोई सपना जरूर होता है। उसी प्रकार मेरे भी कुछ सपने थे और मेरा ये सपना कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि उद्योग में एक क्रांतिकारी सपने थे, जिसने भारत को दुनिया के औद्योगिक क्षेत्र में एक नई पहचान दी। मेरे मुख्य 4 सपने थे: लोहे तथा स्टील की कंपनी बनाना, सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान बनाना, एक अद्वितीय होटल बनाना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। आज मेरे द्वारा बनाया गया होटल ताज महल होटल के नाम से जाना जाता है, जो भारत के मुंबई शहर में स्थित है। इसके पीछे भी एक किस्सा जुड़ा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। वर्तमान में झारखंड के जमशेदपुर शहर में स्थित टाटा स्टील प्लांट भी मेरी ही उपज है, जिसके बाद झारखंड के इस शहर का नाम मेरे नाम पर जमशेदपुर रखा गया। इसके अलावा इसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ताज होटल बनाने के पीछे की क्या कहानी है। ये उस समय का इकलौता ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। एक बार की बात है, सिनेमा के जनक माने जाने वाले लुमियर ब्रदर्स, इनकी पहली फिल्म का शो मुंबई में स्थित वॉटसन होटल में प्रदर्शित किया गया। वॉटसन होटल में फिल्म के प्रदर्शित किए जाने के समय होटल के बाहर एक तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा हुआ था, भारतीय कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। मैं भी ये शो देखना चाहता था, मगर रंगभेद की वजह से मुझे उस होटल में प्रवेश नहीं दिया गया। ये न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे देश और देशवासियों का अपमान था। इसका मैंने बदला लेने का सोचा, लेकिन तभी मैंने निश्चय किया कि मैं सभी सुख सुविधाओं से लैस एक विश्व प्रसिद्ध होटल का निर्माण करवाऊंगा।
फिर क्या था, कुछ सालों में ही मैंने वॉटसन होटल की सारी चमक को बदरंग कर दिया जब मेरे द्वारा होटल ताज का निर्माण करवाया गया। वर्ष 1903 में मेरे द्वारा बनवाया गया होटल ताज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इस होटल के बाहर भी एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था, ब्रिटिश बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। इस प्रकार मैंने सभी भारतीयों के अपमान का बदला ले लिया और सभी मेरे इस साहस को देखते रह गए। उस समय होटल ताज बिजली से चमकने वाला पहला होटल था। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में मेरा असाधारण योगदान रहा। इस वजह से ही मुझको भारतीय व्यवसाय का जनक कहा जाता है। मैंने ऐसे समय में भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जब उस दिशा में केवल यूरोपियन देश, खासकर अंग्रेज ही कुशल माने जाते थे। और यही मुझे खटकता था कि कई चीजें तो मैंने सिर्फ अंग्रेजों से बदला लेने के लिए ही शुरू करी। मैंने अपने औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत कॉटन मिल स्थापना से की। औद्योगिक विकास कार्यों में यही नहीं रुका मैं। इसके बाद मैंने देश के सफल औद्योगिकीकरण के लिए मैंने इस्पात कारखानों की स्थापना की, एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। इस दौरान मैंने ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे की खदानों के साथ कोयला और पानी की सुविधा प्राप्त हो सके। आखिरकार मैंने उस समय के बिहार के जंगलों में सिंहभूमि जिले में वो स्थान खोज निकाला। इतना ही नहीं, इसके बाद मैंने अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में पश्चिमी घाटों के तीव्र जल प्रपातों से बिजली उत्पन्न करने वाला विशाल उद्योग का निर्माण किया, जिसकी नींव 8 फरवरी 1911 को लानौली में गवर्नर द्वारा रखी गई। मेरे द्वारा शुरू की गई इस परियोजना से बंबई की पूरी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। इन विशाल योजनाओं को कार्यान्वित करने के साथ ही मैंने पर्यटकों की सुविधा के लिए बंबई में ताज होटल खड़ा किया, जो आज भी पूरे एशिया में अपने ढंग का अकेला शानदार होटल है। इसके अलावा मैंने एक सफल औद्योगिक और व्यापारी होने के साथ साथ बहुत ही उदारवादी विचारधारा का भी था। मैं औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से परिचित था और उसके दुष्प्रभावों से अपने देशवासियों, विशेषतः मील मजदूरों को बचाना चाहता था। इसके लिए मैंने मीलों की 4 दीवारी के बाहर उनके लिए पुस्तकालयों, उद्यानों आदि की व्यवस्था के साथ साथ दवा आदि की सुविधा भी प्रदान की। एक बार मैंने कहा कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसके असहाय और कमजोर लोगों को सहारा देना ही सब कुछ नहीं, समाज के सर्वोत्तम और प्रतिभाशाली लोगों को ऊंचा उठाना और उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचाना भी जरूरी है जिससे कि वे देश की महान सेवा करने के लायक बन सके। वर्ष 1900 में जर्मनी की व्यापारिक यात्रा के दौरान मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया। 19 मई 1904 को जर्मनी के बैड नोहेम में 65 वर्ष की आयु में मेरी मृत्यु हो गई। मेरी मृत्यु के बाद मुझे इंग्लैंड में स्थित वॉकिंग के ब्रुकवुड कब्रिस्तान में एक पारसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और उसी समय मैंने आप सभी देशवासियों को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गया इतना बड़ा साम्राज्य जो आज आप सभी देख रहे हैं। मैंने न सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाया बल्कि मैंने मेरे साथ काम करने वाले हर मजदूर का भी ख्याल रखा। मैंने उस समय उनके लिए वो सब सुविधाएं मुहैया कराई जो आजकल एक आम बात हो चुकी है। मैंने एक अच्छे व्यापारी होने के साथ साथ एक अच्छे उदारवादी होने का भी उदाहरण दिया। इसके लिए आप अपने विचार कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए